हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप लोग का हमारे चैनल साइंस गुरुकुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का फिजिक्स। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग घिरे हुए हैं और हम लोग अपने अपने घरों में अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। ऐसे में स्टडी हम लोग का रुक न जाए, इसलिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आकर आप लोगों को अपना ये जो भी सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज अपने घर पर बैठ के इसका लाभ उठाएं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 12th का। तो 12th का फिजिक्स पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग को कुछ ध्यान से देख लेते हैं हम लोग कि फिजिक्स को किस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है या फिजिक्स को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो 12th का फिजिक्स है उसको मेनली हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग अलग तरीका है। हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला पार्ट हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा पार्ट है हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स और तीसरा पार्ट है ऑप्टिक्स। 12th के फिजिक्स में हमको इसी 3 पार्ट को स्टडी करना है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसको बेसिकली पढ़ने में हम लोगों को 4 से 5 महीने लगते हैं। ठीक है, 4 से 5 महीने पढ़ने में किसको लगते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में लगभग 2 महीने लग जाएंगे और ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ऑप्टिक्स को पढ़ने में भी 2 से 3 महीने लगभग हम लोगों को लग जाते हैं। तो हम लोग को अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि सिलेबस हम लोग का समय से कंप्लीट हो सके। तो हम लोग सबसे पहले इस तीनों टॉपिक्स में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ चार्ज। यानी 4 से 5 महीने हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और 4 से 5 महीने हम लोग किसकी स्टडी करेंगे बच्चों? चार्ज की स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज ये किसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए आगे हम लोगों ने यहां पर दिखाया है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी डिवाइड किया गया है कुछ चैप्टर्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोग 3 पार्ट बनाए हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला पार्ट बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा पार्ट मैग्नेटिज्म है और तीसरा पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो आइए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उस समय हम लोग का क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली मेन रूप से हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो मुख्य रूप से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का स्टडी कर रहे होंगे। हो सकता है मुख्य रूप से हमने बोला है, हो सकता है एक आध 2 जगह पर आपका इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव भी करे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के उस प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं जब चार्ज क्या चीज में होता है? रेस्ट में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब बच्चों चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है या शो करता है, तो उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर चार्ज रेस्ट में है, लिखा हुआ है रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेस्ट चार्ज होगा तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा पार्ट में हम लोग आते हैं। हम लोग को दूसरा पार्ट में पढ़ना है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में बच्चों स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो हम लोग मैग्नेटिज्म का स्टडी कर रहे होंगे। यानी उसके अंतर्गत हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो चार्ज क्या कर रहा होगा? कांस्टेंट स्पीड से आपका मूव कर रहा होगा। कांस्टेंट स्पीड पर आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ज हम लोग कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो मूविंग चार्ज है, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 12th का तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि दोनों प्रोड्यूस करता है? तो याद रखना बच्चों, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों। मगर चार्ज यदि रेस्ट में हो, चार्ज यदि क्या हो? रेस्ट में हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत देर बाद में आएगा क्योंकि इसको पढ़ने में ही 3-4 महीने लग जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने लिखा है पॉइंट व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, मतलब चार्ज का 3 अलग अलग स्टेट बनाया गया है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, चार्ज जब मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से तो प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज जब वेलोसिटी का कांस्टेंट नहीं है, इट मींस यह एक्सेलरेटेड है, तो उस समय चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो यहां देखो बच्चों लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो चार्ज के बारे में हमने क्या बोला कि यहां देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, यानी 4-5 महीने आपको चार्ज के बारे में और चार्ज से उत्पन्न होने वाले उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। इसलिए और चार्ज का 3 स्टेट हमने अलग अलग बताया। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मेनली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये पता हम लोग को होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। और तीसरा में क्या है बच्चों, जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो इस सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझना है हम लोगों को कि बार बार हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज है, हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे कि चार्ज क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, या चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसको डिस्कस करने के बाद तब हम लोग अपने चैप्टर में इन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो आइए हम लोग देखेंगे चार्ज। तो यहाँ चार्ज का हमने डिफिनेशन लिखा है, आप डिफिनेशन को पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मैटर का इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, ड्यू टू विच जिसके कारण इट कैन एक्सर्ट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब चार्ज किसी भी बॉडी का या मटेरियल्स का या मैटर्स का वैसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकता है या उसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है, उसका अनुभव भी कर सकता है। मेनली बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 ही बातें आपके साथ बराबर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले शुरुआत के 2-3 महीने हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर बार बार चर्चा करेंगे, फिर अगले 2 महीने मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा करेंगे। और चार्ज का ये खास प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस भी करता है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है। तो ये आपका चार्ज का बेसिक डिफिनेशंस है। फिर जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे इसके डिफिनेशंस को अंदर से हम लोग फील कर पाएंगे कि आखिर चार्ज क्या है। तो क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग चार्ज के बारे में और क्या स्टडी करेंगे, देखते हैं कि चार्ज के बारे में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्यान रखना, आज का क्लास आपको समझने वाला कम और याद करने वाला ज्यादा है। जो भी चीज बताएंगे तो आज का क्लास आपको जिस तरह से हम आपको लिखा रहे हैं वो एज इट इज याद होना चाहिए। तो चार्ज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट बनाएंगे हम लोग। तो चार्ज के बारे में बोलेंगे कि ये चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो बस शॉर्ट में हल्का हल्का लिखना है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि चार्ज पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब चार्ज के अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा, कौन सा यूनिट बच्चों, चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा वो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट हम लोग का क्या होता है, कूलाम। चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या होता है हम लोग का बच्चों, कूलाम। कूलाम जिसको हम लोग किससे नोट करते हैं, सी से, कैपिटल सी, कूलाम। मगर ये जो कूलाम है वो बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए कूलाम के साथ हम लोग काम बहुत कम करते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने के समय हम लोग के पास आता है माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम। ज्यादातर हम लोग किसके साथ रहेंगे, माइक्रो कूलाम के साथ। तो आइए देखते हैं माइक्रो कूलाम में 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और वैसे ही हम लोग का आता है पीको कूलाम। तो 1 पीको कूलाम इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 10⁻⁻12 कूलाम। तो ज्यादातर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे साथ कौन
अटैच रहेगा 1 माइक्रोकुलाम, और 1 माइक्रोकुलाम में हम लोग चार्ज को देंगे 2 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम, और 1 माइक्रोकुलाम किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -6 कुलाम। तो ऐसा यूनिट बच्चों चार्ज का क्या हम लोग का कुलाम, ठीक है। अब इसके एक सीजीएस यूनिट होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीजीएस यूनिट, तो देखेंगे सीजीएस में चार्ज का क्या यूनिट होता है, सीजीएस में चार्ज का क्या यूनिट होता है। तो अगर हम लोग चर्चा करें सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में हम लोग दो बातें चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सीजीएस में दो यूनिट हम लोग बोलेंगे, एक हम लोग बोलेंगे स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे ईएसयू, ईएसयू। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ईएसयू। स्टेट कुलाम ये कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। एक और यूनिट होता है इसका सीजीएस में, उसको हम लोग बोलते हैं एब कुलाम। एब कुलाम, या हम लोग इसको बोलते हैं ईएमयू। ईएमयू क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो सीजीएस में हम लोग दो यूनिट यूज कर सकते हैं, एक बोलेंगे स्टेट कुलाम और उसी स्टेट कुलाम को हम लोग बोलते हैं ईएसयू यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा हम लोग का होता है एब कुलाम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये दो कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, ठीक है। इस सीजीएस में ज्यादातर आपको कभी अगर एग्जाम में पूछा तो ज्यादा संभावना इसका रहता है स्टेट कुलाम के बारे में चर्चा करेगा और उसका रिलेशन कुलाम से पूछेगा। हम तीनों में रिलेशन आपको बता देते हैं कि इस तीनों में क्या रिलेशन है। तो एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, फिर कन्वर्सन आपको उसी से हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग बोलेंगे कि 1 कुलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कुलाम। स्टेट कुलाम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईएसयू। ईएसयू बराबर हम लोग बोलेंगे 1/10 एब कुलाम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये आपका रिलेशंस है किसके बीच? कुलाम, स्टेट कुलाम या ईएसयू, या एब कुलाम ईएमयू के बीच में। तो अगर ज्यादातर कभी कभी बोर्ड की एग्जाम अगर आप दीजिएगा बच्चों, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि 1 कुलाम इज इक्वल टू कितना ईएसयू, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या कितना स्टेट कुलाम। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 1 कुलाम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कुलाम होते हैं। या बच्चों कभी कभी इसको उलट के भी पूछ सकता है आपसे पूछेगा कि बताओ 1 स्टेट कुलाम इज इक्वल टू कितना कुलाम। तो कुछ नहीं करना है, अगर एक कुलाम में इतना स्टेट कुलाम तो 1 स्टेट कुलाम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट होगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कुलाम। क्या ये बात आपको समझ में आया बच्चों? तो ये छोटी छोटी बात है जो आप ध्यान रखिएगा जब आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, या नीट वगैरह में भी कभी कभी डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज का हमने क्या क्या देख लिया, स्केलर क्वांटिटी होता है, और हमने क्या देखा कि चार्ज का ऐसा यूनिट देख लिया, और क्या देख लिया कि चार्ज का सीजीएस में क्या यूनिट होता है। अब अगर हम लोग बात करें चार्ज के डायमेंशन का, किसका? कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा हम लोग का बच्चों वो होता है एटी। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? एटी। एक किसके लिए? आगे आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, बहुत बच्चे जानते भी हो 10 से, Q इजिकल टू आई टी। Q इजिकल टू आई टी। तो यहाँ I जो है वो करंट के लिए है, तो करंट के लिए हम डायमेंशन क्या लेते हैं? A, और T के लिए लेते हैं T। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। A को कभी कभी I से भी डिनोट करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो करंट के लिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया? इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब आगे आते हैं अगला पॉइंट। ये सब प्रॉपर्टीज है चार्ज का बच्चों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या चर्चा करेंगे?
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम चीज लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, स्मॉलेस्ट की जगह हम लिख रहे हैं स्टेबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है? स्टेबल स्मॉलेस्ट यूनिट। अभी तक आप लोगों ने देखा हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? ई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये ई का वैल्यू है, और ये क्या है? चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब चार्ज का वैल्यू इससे छोटा नहीं हो सकता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मगर सर आपने तो यहां स्टेबल लिखा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अब ऐसे भी चार्ज एक्सपेरिमेंटली देखे जा चुके हैं जो इससे छोटे होते हैं। इससे क्या होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं, और उसको हम लोग क्वार्क्स के रूप में जानते हैं। तो हम क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं। अगर फिर भी आपको एग्जाम में जब भी हम लोग को बोलेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो हम लोग किसके साथ काम करेंगे? ई के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, तो अब ई का वैल्यू इतना होता है। अब हमको ये देखना है जो चार्ज का वैल्यू स्मॉलेस्ट यूनिट वो किस पर होता है। तो हम लोग अगर चर्चा करें कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, अगर हम लोग बोले चार्ज, ध्यान से समझिएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का होगा वो होता है माइनस ई। कितना होता है बच्चों? माइनस ई। माइनस ई कहने का मतलब होगा माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और चूंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके साथ हम लोग डील करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को सिंपली हम लोग ध्यान रखना माइनस के रूप में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बच्चों? माइनस। यानी जहां कहीं भी हमको एक माइनस दिख रहा होगा, हम ये समझेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन पर का ही चार्ज है, या लूजली सेंस में हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, वो कितना के बराबर होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट के बराबर होता है। तो जहां भी माइनस अगर दिखा हम लोगों को, बहुत सारे आगे आएगा डायग्राम में माइनस दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि किसकी चर्चा की जा रही है? इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस ई। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ध्यान से सुनना बच्चों, सीजीएस में इसका वैल्यू क्या होगा? क्या पूछा कि सीजीएस में जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो सीजीएस में उसका वैल्यू क्या होगा? तो बहुत आसान है बच्चों, अभी अभी हमने बताया सीजीएस में। तो सीजीएस में अगर हम लोग को बात करना होगा, सीजीएस में अगर चार्ज का हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये माइनस में होगा हम लोगों का, किसमें होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना? स्टेट कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम से, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों? सीजीएस में 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज मिल जाएगा, वो कितना होगा? माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यहां से 10 टू द पावर माइनस 10 स्टेट कूलम, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ESU। ये क्या है बच्चों? चार्ज है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इसको लिख दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मगर किसमें बताया गया है? ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। कितना वैल्यू होता है बच्चों? ये भी आपको बोर्ड का एग्जाम दे दीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो वैल्यू बोलेंगे माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगर प्रोटॉन पर का चार्ज की बात किया जाए, किस पर? प्रोटॉन पर के चार्ज की बात की जाए, तो हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो वो होता है प्लस ई। कितना होता है बच्चों? प्लस ई। और ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हम लोग का हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, जैसे हमने सीजीएस में बोला, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए भी सीजीएस में हम लोग वैल्यू वही होगा, प्लस के साथ होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ठीक है,
अब इसके बाद हमने जो बताया, यहाँ पर स्टेबल का वर्ड हमने यूज किया, स्टेबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। मगर अब जब कभी भी इसके सामने एक नया वर्ड है क्वार्क, जिसकी चर्चा हम 5 मिनट करेंगे, अगर क्वार्क की चर्चा है तो क्वार्क ऐसा चार्ज रखता है अपने पास जिसका वैल्यू इससे भी कम होता है। और अब क्वार्क एग्जिस्टेंस है, चूंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो वो फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में आने लगा है। अब फंडामेंटल यूनिट्स हम आगे देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावे उसको नहीं लिया जाता है, और हम लोग किसको लेते हैं, क्वार्क को फंडामेंटल यूनिट लेते हैं। कुछ बात हम लोग समझेंगे कि क्या हम बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, और फंडामेंटल यूनिट का भी क्या मतलब है। अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट पार्टिकल्स है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और अधिक ब्रेक नहीं किया जा सकता है, मतलब उसके छोटे पार्टिकल्स नहीं है, वो सिंगल है, उसी से बनकर हम लोग का क्या मैटर बनेगा, या एटम्स बनेगा, या मोलिक्यूल्स बनेगा, उसको और छोटे रूप में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, अब एक्सपेरिमेंट ऐसा बोल रहा है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और जिन पर चार्ज ई से भी कम होता है। तो उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करते हैं। जैसे होता क्या है बच्चों, अब एक्सपेरिमेंट साइंस डेवलप कर रहा है और नए नए खोज करते हुए जा रहा है। तो अब मैटर का जो हम लोग बोलेंगे टीनी पार्टिकल्स, टीनी मतलब छोटा पार्टिकल्स, पहले कौन था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो टीनी पार्टिकल्स है, जो हम लोगों का टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटा पार्टिकल्स हम लोग बोल रहे हैं टीनी पार्टिकल्स, उसका नाम दिया गया है क्वार्क्स। सिर्फ आप समझिए, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा होता है लेप्टॉन्स। तो बच्चों क्वार्क्स और लेप्टॉन्स ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, टीनी पार्टिकल्स है, जिस पर छोटा और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज रह सकता है। तो क्वार्क्स भी हम लोग का कितने टाइप का होता है बच्चों, ये होता है 6 टाइप का। आप समझिए, हम चर्चा करेंगे क्वार्क्स की 1 2 3 4 5 6 क्वार्क की चर्चा, और ये भी 6 टाइप का होता है। ठीक है, हमको मेनली किस पर कंसंट्रेट करना है, क्वार्क्स पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो हम बता देंगे किस तरह से क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क्स मेनली 6 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका नाम है अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क्स और बॉटम क्वार्क्स। ये 6 टाइप के क्वार्क्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा एंटी क्वार्क्स भी हैं, जो वैल्यू इसके निगेटिव रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ये सब है, इसका वैल्यूज कितना होता है, कितना कूलम्ब होता है। तो यहां हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को, यहां हम लोग दिखा देते हैं। जो हम लोग का अप क्वार्क्स होगा, आप वैल्यूज लिखिएगा, जो अप क्वार्क्स होगा उसका वैल्यू होता है प्लस 2e/3 कूलम्ब। मतलब समझ में आ रहा है कि ये E नहीं है, 2e/3, E से छोटा है। 2e/3 क्या है, 1 से छोटा होगा, 2/3 जब डिवाइड करेंगे E से भी छोटा है, तो अप क्वार्क्स पर चार्ज इतना होता है। जो डाउन क्वार्क्स है, डाउन पर हम लिख देते हैं एक बार अप, यहां हम लोग का हो जाएगा डाउन, उसके बाद हम लोग का कौन है, स्ट्रेंज, उसके बाद हम लोग का चार्म, उसके बाद हम लोग का है टॉप, उसके बाद हम लोग का कौन है, बॉटम। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यूज है, इसका डाउन का वैल्यू होता है -e/3, और ई का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का वैल्यू भी -e/3, चार्म का वैल्यू +2e/3, टॉप का वैल्यू +2e/3, बॉटम का वैल्यू -e/3। ये कुछ वैल्यूज हैं जो क्वार्क्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वार्क्स कहलाते हैं। अब ध्यान से एक बात आप देखिएगा, एंटी क्वार्क्स भी हैं। अगर आपका वैल्यू 2e + 2e/3 तो -2e/3 भी वैल्यूज मिलेंगे पार्टिकल के, जो इसके एंटी पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से प्लस माइनस के रूप में, अगर एंटी में जाएगा तो यहाँ माइनस है, तो वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से चार्जेज अब फ्रैक्शन के रूप में भी मिल रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, फ्रैक्शन है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल्स है क्वार्क्स, और क्वार्क्स से मिलकर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा।
कि मेटल्स के सबसे टीनी पार्टिकल्स में अब कौन आते हैं, क्वार्ट्स और लेप्टॉन आते हैं। क्वार्ट्स 6 टाइप के, लेप्टॉन्स भी 6 टाइप के होते हैं। क्वार्ट्स की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा बना होता है वो क्वार्ट्स से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से हम लोग का बना होता है और किस किस क्वार्क से मिलके बना होता है। सिर्फ हम लोग ज्यादा डीप में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम लोग को हायर स्टडी में जाके फिर पढ़ना होगा, मगर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, कौन है ये जो प्रोटॉन है वो आप समझिए कि प्रोटॉन हम लोगों का 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। U मतलब अप, U मतलब अप, D मतलब डाउन। मतलब जो प्रोटॉन बना हुआ है बच्चों वो 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो जरा देखते हैं कि इसका वैल्यूज कितना आ रहा है। तो अप क्वार्क्स कितना, अप क्वार्क का वैल्यू +2e/3 तो हो जाएगा 2e/3, फिर अप है तो +2e/3 और डाउन है तो डाउन के लिए कितना है -e/3, इसमें e/3 माइनस करेंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एलसीएम हो जाएगा 3, 2 और 2 4 में से 1 चला गया तो 3e/3, 3 से 3 कैंसिल, चार्ज कितना आया E, जो कि हम लोग को पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है E होता है। क्या आपको बच्चों समझ में आया? यानी प्रोटॉन अब फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं रहा, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं रहा, क्योंकि ऐसा मान्यता था कि प्रोटॉन को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, वो किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन अलग अलग 3 पार्टिकल्स है, 3 क्वार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है और उसका वैल्यू भी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बताओ जो प्रोटॉन है किस किस क्वार्क, किस किस टाइप के क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा 2 अप क्वार्क्स है और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, कौन, प्रोटॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आइए न्यूट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन के बारे में यदि चर्चा करेंगे, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के बारे में बोलेंगे कि ये बच्चों ये बना हुआ है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूट्रॉन अप क्वार्क के लिए क्या वैल्यू लेंगे 2e/3, 2 डाउन क्वार्क है तो हम लोग बोलेंगे -e/3 और -e/3। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा 0। और हमको पता है कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 0 चार्ज होता है। तो इस तरह से क्वार्क्स का रोल आने लगा है। लेकिन बच्चों ध्यान से समझना, अगर क्वार्क्स नहीं दिया है ऑप्शन में और फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोले तो अभी हम लोग ई को ही लेंगे, क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्षणिक है, तो स्टेबल नहीं है। तो अभी भी स्टेबल स्मॉलेस्ट यूनिट यदि हमको बोलेगा तो स्टेबल स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग किसको मानेंगे, ई को ही मानेंगे। क्या आपको बच्चों कुछ समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। क्वार्ट्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया किस तरह से क्वार्ट्स होते हैं, और आप पढ़ेंगे फिर जो न्यूक्लियर मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये बच्चों परेशान करेगा कि न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, और चार्ज के बीच क्या होता है रिपल्सन होता है। चार्ज और चार्ज के बीच क्या होता है रिपल्सन होता है। तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। कैसे फोर्स लगते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो कैसे फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये फोर्स कौन कंस्टिट्यूट करते हैं, यही क्वार्क्स। कौन कंस्टिट्यूट करते हैं, क्वार्क्स ही ये न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके। और एक छोटी सी बात है जिस चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मटेरियल का कौन सा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी काम में आता है, तो बोलते हैं मास। 2 मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे चार्ज। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मास। और ये सब कैसी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स अगर आप देख रहे हो तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए न्यूक्लियर जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं कलर।
क्वार्ट्स में क्या होते हैं? कलर होते हैं। क्वार्ट्स में क्या होते हैं? कलर। कलर इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्क्स। जैसे हमने नाम दिया मास, चार्ज, वैसे ही एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है जिसको ये कलर वो नहीं है लाल हरा पीला उस तरह का कलर नहीं, ये कलर हमने जैसे इसका नाम दिया मास, चार्ज, वैसे हमने बोला कि कलर क्वार्ट्स में होता है जिसके कारण कौन से फोर्स लगते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगते हैं जो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से बांधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग का इसका चर्चा थोड़ा सा और हम लोग ज्यादा करेंगे। आइए हम लोग वापस आते हैं और चार्ज के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। अब चार्ज के स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपको कि इसका एक अगला प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं अगला प्रॉपर्टीज? ये सब प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और हम लोग को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम आपको समझाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हम लोग का होगा, क्यू जो होगा वो एनई के फॉर्मेट में होगा। क्यू जब भी होगा तो किसके फॉर्मेट में होगा? एनई के फॉर्मेट में। वेयर हम लोग बोलेंगे वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर हमने यहां बताया तो इंटीजर बच्चों प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, या कहीं कहीं आपको बुक में क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई दिखाएगा और वहां एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। वहां एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप इसको प्लस माइनस एन ई बोलते हो तो एन के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होगा हम लोग का? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वांटाइजेशन समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वांटाइजेशन कहने का मतलब है क्वांटाइज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। मेरी बात समझना ठीक से, क्वांटाइजेशन और भी आएगा। तो क्वांटाइजेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कहने का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक फिक्स मिनिमम वैल्यू का यदि इंटीग्रल मल्टीपल हो। फिर से सुनिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई फिक्स मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि जो चार्ज है एक फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू है। कौन? ई एक फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू है, उसी का क्या होता है? ये चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो, बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। तो यहां हम लोग देखेंगे चार्ज जब भी होगा तो एक वैल्यू है हमारे पास ई का, उसका हमेशा कौन सा मल्टीपल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसलिए बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है। कहने का मतलब मान लेते हैं बच्चों, यहां ध्यान से देखना, ये एक बॉडी है, ये कोई दूसरा बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी ए और ये बॉडी क्या हम लोग का? बी है। चलो बॉडी ए और बी मान लेते हैं कोई एक ही बॉडी का हम लोग चर्चा करते हैं, एक ही बॉडी का चर्चा करते हैं। तो बॉडी को बारे में बोलते हैं बॉडी न्यूट्रल है। अब कुछ कुछ बात समझने वाला है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखेंगे। बॉडी इज न्यूट्रल का क्या मतलब होगा समझना। बॉडी इज न्यूट्रल, बॉडी इज न्यूट्रल का ये मतलब नहीं होता है बच्चों कि उसमें चार्ज नहीं है। अब चार्ज नहीं है का मतलब, अगर मान लेते हैं यहां पर 5 पॉजिटिव चार्ज हम दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके साथ साथ 5 नेगेटिव चार्ज भी होंगे। बच्चों ये जो ए बॉडी आप देख रहे हो, बोलेंगे ये बॉडी न्यूट्रल है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब यदि किसी भी तरह से अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, मान लेते हैं इसमें से क्या कर लिए हम? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज से। एक नेगेटिव चार्ज अगर निकाल देंगे, मान लेते हैं यहां से रेड कलर का जो नेगेटिव साइन है निकल जाएगा, तो ध्यान से देखो बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा दिखेगा जो नेगेटिव चार्ज के साथ पेयरिंग नहीं है, ये सब तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यदि यह न्यूट्रल बॉडी से, ये न्यूट्रल बॉडी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर कितना चार्ज बचेगा? एक प्लस चार्ज बचेगा। बाकी जो आप चार्ज देख रहे हो वो अभी भी न्यूट्रल ही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस बॉडी में, बॉडी ए को ही दिखा रहे हैं, बॉडी ए को ही दिखा रहे हैं, अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते, एक चार्ज को ऐड कर देते, तो इस पर कितना चार्ज आता बच्चों? तो बोलेंगे इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। अगर ए बॉडी पर आप यहां 3 चीज देख रहे हैं, यहां बॉडी ए क्या है? ये न्यूट्रल है।
यहाँ बॉडी ए पर कैसा चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, और यहाँ बॉडी ए पर कौन सा चार्ज आया, एक माइनस चार्ज आया। और जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। याद रखना हमेशा बच्चों कि कभी भी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। मूवमेंट हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ऐसा कभी कभी फील होगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मूव कौन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज ही मूव करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, न्यूट्रल बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो इस पर कौन सा चार्ज आया, एक प्लस चार्ज आया, जिसको एक प्लस से डिनोट कर रहे हैं, न्यूट्रल के लिए ए से डिनोट कर रहे हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो इस पर कौन सा चार्ज आया, ए माइनस चार्ज आया। अब क्या बता सकते हैं बच्चों, बोर्ड में ये पूछा गया है कि बॉडी यदि चार्ज हो, बॉडी को यदि क्या किया जाए, चार्ज किया जाए, जब इस पर चार्ज नहीं था अभी चार्ज आ गया प्लस या माइनस। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछते रहता है कि एक बॉडी को यदि चार्ज करते हैं तो उसके मास पर क्या फर्क पड़ता है। मतलब अगर एक बॉडी को चार्ज करेंगे तो मास घट जाएगा कि मास बढ़ जाएगा कि मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, जस्ट इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर मास होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, हम लिख देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों का होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन पर का मास है। और यहां बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो कुछ ना कुछ मास इस सिस्टम से निकल गया, तो जब ए प्लस बना तो इस सिस्टम का मास कुछ ना कुछ घट गया। सिमिलरली यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया है तो सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड हुआ होगा ए माइनस में, तो सिस्टम का मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या होगा आंसर बच्चों, अगर कोई पूछा कि सिस्टम को चार्ज करना मतलब क्या करना, निगेटिव या पॉजिटिव, दोनों। आप पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं और निगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक बॉडी को चार्ज कर किया गया है, ये तो वो ऐसी स्थिति में आपका मास बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं। क्या बच्चों आपको समझ में आया, ठीक है। तो एक लिस्ट आप साथ ही साथ उतार लीजिए कि ए, अगर ए कोई न्यूट्रल है, ए प्लस और ए माइनस है, तो मास का रिलेशन क्या होगा, हमेशा मास का रिलेशन बोल रहे हैं, ए माइनस बड़ा होगा किससे, मास न्यूट्रल ए से, और ये बड़ा होगा किससे, मास ए प्लस से। बच्चों ये आपको कंपटीशन में हो सकता है कि पूछे नीट वेयर का एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछे कि एनायन का मास, सेम बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर एनायन का मास बड़ा होगा न्यूट्रल से, न्यूट्रल का मास किससे होगा, कैटायन से बड़ा होगा। क्योंकि लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है और यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला है, तो ये आपका ऑर्डर होगा मास का, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम बोल रहे हैं किसी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 2e 3e 5e 6e ऐसे होगा। इसको फ्रैक्शन में हम लोग बोलेंगे कि चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, यहां से फ्रैक्शन में चार्ज नहीं निकाल सकते हैं। अगर कभी भी आपको चार्ज दे दिया गया, किसी बॉडी पर चार्ज दे दिया गया, ठीक है, और आपसे यदि पूछा गया कि बताओ कि ये चार्ज जो दिया गया है बॉडी पर वो सही है कि नहीं है। कोई बॉडी है, इस पर कोई चार्ज दे दिया Q1 मान लेते हैं, और आपसे पूछा गया कि जो Q1 चार्ज है वो सही में इस पर है कि नहीं है, सो आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, N इंटू E, Q इक्वल टू NE, तो N इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। बच्चों ध्यान से समझना, अगर कोई भी बॉडी पर चार्ज चेक करना है कि वो चार्ज सही है कि नहीं है, तो आप उस चार्ज में, अभी यहां पर Q1 चार्ज बनेगा, Q1 में E से डिवाइड कर दीजिए, और अगर वो इंटीजर आ गया तब तो उस बॉडी पर वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो इंटीजर नहीं आया तो उस बॉडी पर वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग बोलेंगे वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बात है आप लोगों को बच्चों समझ में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा कि चार्ज जब भी जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में जाएगा, 1e 2e 3e 5e जा सकता है या आ सकता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगला चार्ज का अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद। अगला जो चार्ज की प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बोलते हैं
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अगला जो पॉइंट है, ये सब चार्ज की प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए बच्चों समझ लो, मान लेते हैं कोई सिस्टम है जो 3 मोलेकुल से मिलकर बना हुआ है, ए, बी और सी। और ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। कहने का मतलब है कि अब ये इस बाउंड्री के बाहर से इसको कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी चीज इस सिस्टम में आ नहीं सकता है या इस सिस्टम से बाहर जा नहीं सकता है। ये सिस्टम कैसा? आइसोलेटेड, जो 3 पार्टिकल ए, बी, सी से बना हुआ है। तो मान लिया जाए किसी भी तरह से, अगर मान लीजिए शुरुआत में इनिशियली चार्ज इस पर 2 कूलाम हो, 2 माइक्रोकूलाम हो, और इस पर -5 माइक्रोकूलाम हो, और इस पर 10 माइक्रोकूलाम हो। शुरुआत में ऐसे चार्ज था ए, बी और सी पर इनिशियली। किसी कारण से ऐसा हुआ कि जो इनिशियली हम कर देते हैं, इनिशियली और फाइनली, ए, बी और सी। ए पर चार्ज कितना था बच्चों? 2 माइक्रोकूलाम, बी पर -5 माइक्रोकूलाम और सी पर 10 माइक्रोकूलाम। अब कुछ ऐसा हुआ कि फाइनली ए पर चार्ज आ गया -5 माइक्रोकूलाम। कितना? फाइनली 5 माइक्रोकूलाम। और बी पर मान लेते हैं आपका आ गया 2 माइक्रोकूलाम। कितना? 2 माइक्रोकूलाम। ये सब माइक्रोकूलाम में है, माइक्रोकूलाम। तो बच्चों कि सी पर कितना चार्ज होगा? तो आप इस क्वेश्चन को बिना अपना मतलब बनाए भी आप बता सकते हैं, अपनी बुद्धि चला के बता सकते हैं कि यहां पर टोटल कितना चार्ज था? 10 + 2 12 - 5 कितना? इस सिस्टम के पास कितना माइक्रोकूलाम चार्ज है? 7 माइक्रोकूलाम चार्ज है इनिशियली। 10 2 12 -5 7 माइक्रोकूलाम चार्ज है। तो कुछ भी कर ले, ए पर, बी पर, सी पर, कितना भी चार्जेस चेंजेस हो जाएं, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो होगा इस सिस्टम पर वो 7 माइक्रोकूलाम भी होना चाहिए। तो हमने क्या इंफॉर्मेशन दिया कि कुछ ऐसा हुआ अंदर इंटरेक्शन कि ए पर चार्ज हो गया 5 माइक्रोकूलाम और बी पर चार्ज हो गया कितना? 2 माइक्रोकूलाम। तो बताओ सी पर कितना माइक्रोकूलाम चार्ज होगा? तो बोलेंगे सी पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सी पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 माइक्रोकूलाम आएगा। क्योंकि ओवरऑल सिस्टम के चार्ज कितना रखना है हम लोग को? 7 माइक्रोकूलाम। कहने का मतलब बच्चों है कि कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो तो चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है बच्चों? कंजर्व होता है। ऐसा नहीं कि चार्ज की मृत्यु हो गई, इलेक्ट्रॉन मर गया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मरता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, जो चार्ज की जो संख्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज मरता नहीं है और अपने मन से कहीं से उत्पन्न नहीं होगा। जितना चार्ज पहले है, अभी है, बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो इसके लिए आपको जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिख लीजिए फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टीज चार्ज का अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो चार्ज का अगला प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि आपको एक रिलेशन, जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि m = m0/1 - v²/c² का अंडर रूट। ये रिलेशन होता है मास का। अगला प्रॉपर्टी चार्ज का बताने जा रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चों जो m0 है वो हम लोग का होता है रेस्ट मास। क्या होता है बच्चों? रेस्ट मास। क्या होता है रेस्ट मास? उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है या नहीं भी आता है तो आप समझिए, यहां जो मास लिखा हुआ है और ये v क्या है? v क्या है? चलो बता देते हैं पहले। वेलोसिटी ऑफ बॉडी और पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ बॉडी और पार्टिकल, ये किसी बॉडी का वेलोसिटी है या क्या है? पार्टिकल है। और c क्या है बच्चों? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ
लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बच्चों? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन मास का है, और मास का रिलेशन जब हम लिखे हैं मैथमेटिकली तो हमको टर्म v दिख रहा है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मास इज ए फंक्शन ऑफ v। मतलब मास स्पीड पर डिपेंड करता है, मतलब अगर स्पीड बढ़ाओगे तो मास चेंज कर जाता है। तो बच्चों तो ध्यान से देखेंगे कि हम लोग भी तो चलते हैं कुछ स्पीड से, तो क्या हमारा मास चेंज कर जाता है? तो ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को कि जो ये स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड है। अगर भी थोड़ा बहुत हमारा आपका जो स्पीड है या गाड़ी का स्पीड है या ट्रेन का स्पीड है उसको लोगे भी, तो आपका ये वैल्यू टेंस टू जीरो चला जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जीरो होगा तो 1 माइनस जीरो ये 1 हो जाएगा, तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा? m नॉट। और m नॉट क्या है? रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब समझो, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। रेस्ट मास मतलब व्हेन v इजिकल टू जीरो। इस एक्सप्रेशन में बच्चों v की जगह जीरो रख के देखो, तो जैसे ही जीरो रखेंगे v की जगह तो m नॉट बाई 1 माइनस जीरो m इजिकल टू आ जाएगा m नॉट। यानी अगर पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, तो जो उसके पास मास होता है उसी को रेस्ट मास बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं m नॉट से। ठीक है। और ये कब की वेलोसिटी है? जब मास v स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मगर ये जो वेलोसिटी हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोग की वेलोसिटी के कारण हमारे मास पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सी स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है, तो इस m नॉट और m लगभग आपके बराबर होते हैं। मगर वैसे पार्टिकल्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी स्पीड कहीं ना कहीं सी के स्पीड के कंपैरिजन में आने लगती है। इन दैट केस अगर ये कंसिडरेबल हो जाएगा ये क्वांटिटी, तो आपका m इजिकल टू m नॉट बाई ये कुछ ना कुछ अपना वैल्यूज देने लगेगा। ये वैल्यू कुछ आएगा तो एक में से कुछ कम होगा, तो मास का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि m नॉट बाई नीचे क्या है आप लोगों का? 1 से कुछ क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 माइनस समथिंग कुछ करेंगे तो ये 1 से हम लोग का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब 1 से छोटा हो जाएगा तो m का वैल्यू ये जो क्वांटिटी है m नॉट से बड़ा हो जाएगा, यानी मास बढ़ जाता है। ये सब आगे देखेंगे। ये आइंस्टाइन के द्वारा इक्वेशंस दिया गया था, आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन की खोज की थी, मास इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहां से हम क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि मास स्पीड पर डिपेंड करता है। कब? जब स्पीड कंपैरिजन में आ जाएगा किसके? स्पीड ऑफ लाइट के, तब। लेकिन जो चार्ज होता है बच्चों, चार्ज वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना, दोनों में अंतर भी होगा, मास में और चार्ज में। मास स्पीड पर डिपेंड करता है, मगर हम लोग बोलेंगे कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग बोलते हैं इसके लिए कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब हम अगर पॉइंट लिखना चाहें तो आप पॉइंट लिख सकते हो कि जो चार्ज है, चार्ज इज या चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, does not depends on speed। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया? तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थे किसके? चार्ज के। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए। हम लोग 5 मिनट में कुछ पार्टिकल्स के बारे में आपको चर्चा करेंगे, उसके मास और उसको चार्ज के बारे में, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ पार्टिकल्स और उसके मास और उसके चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन को। किसको लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को। फिर से हम लोग कुछ कुछ बात समझ लेंगे। हम लोग किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले हमने चर्चा कर दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चलिए हर एक चीज लिखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद होना चाहिए, सबको पता है, नोन है, बहुत आसान है, याद होना चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना? -1.6। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका यहाँ लिख रहे हैं, वो भी लिख देना, ऐसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऊपर में हमने क्या दिया? एक माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज ही बताता है कि इसका वैल्यू, इस पर रिलेटिव चार्ज कितना है? माइनस। और माइनस का मतलब हम लोग क्या समझेंगे?
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन को दिखाने का। अब अगर हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम में बोलना चाहो तो बोलेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। डाटा बता रहे हैं, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ई माइनस। चलिए अगला हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। आइए प्रोटॉन के बारे में लिखते हैं। प्रोटॉन के बारे में बोलेंगे प्रोटॉन। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्रोटॉन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो प्रोटॉन को डिनोट करने का तरीका होता है बच्चों P प्लस प्रोटॉन, या P भी दिखाते हैं। ये प्लस चार्ज दिखाएगा रिलेटिव चार्ज को। तो अगर हम लोग बात करें कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग सीधे प्लस से भी दिखाएंगे, याद रखना। यानी प्रोटॉन पर चार्ज, एक प्लस चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा जो कितना के बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इसको मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की मास की बात करें तो हम लोग 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बच्चों अगर ध्यान दो, हो सकता है पीछे हमने थोड़ा सा एरर किया हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। अब ध्यान नहीं आ रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बोला है कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इस तरह से करेक्शन करेंगे। अगर उसमें कुछ और लिखा गया हो तो मुझे लग रहा है शायद वहां मैंने 27 लिख दिया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों हम लोग का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर ग्राम में हम लोग बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻20 कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। ये हम लोग का हो जाएगा ग्राम में। अब यहां देखेंगे बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग का कितना हो गया? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ग्राम में बोलोगे तो हम लोग का हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन को ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग बोलेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चों? मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहला हमने इलेक्ट्रॉन देखा, फिर प्रोटॉन देखा, फिर न्यूट्रॉन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम लोग n से या n के ऊपर 0 से डिनोट करते हैं। 0 फिर से हम लोग का रिलेटिव चार्ज के बारे में बताता है। तो हम लोग बोलेंगे, फिर से बोलो, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 0। मतलब न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। ये न्यूट्रल होता है। चलो मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर का जो मास है वो बोलेंगे कितना होता है? 1.6 इंटू 1.675 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। बच्चों ध्यान देंगे कि जो मास है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। वहां 1.673 था और यहाँ क्या है? 1.675। अप्रोक्सीमेटली दोनों मास सेम है। मगर आपसे पूछा जाए कि नहीं किसमें ज्यादा है, तो बोलेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन किससे? प्रोटॉन से। लेकिन कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उस समय हम लोग दोनों का वैल्यू सेम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मगर एग्जैक्टली मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। क्या ये बात समझ में आया? अब आगे आते हैं, 2-3 और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल्स है उसके बारे में जानिए, क्योंकि आपको जब अगर नीट की तैयारी या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। अगला बोलेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में ऐसे चार्ज के रूप में लिखा हुआ तो He++ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हम लोग का हीलियम का न्यूक्लियस है। इस तरह से ये क्या है? अल्फा पार्टिकल बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस है। यहां देखो दिखा रहे हैं He2 and 4, ये न्यूक्लियस
ये क्या हम लोग का न्यूक्लियस। ध्यान समझना बच्चों, तो ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं है। तो न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो दो है ये बताता है प्रोटॉन की संख्या को, जो कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर, और ये क्या होता है, मास नंबर, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें अगर बात किया जाए अल्फा पार्टिकल, अगर हीलियम न्यूक्लियस है तो अल्फा पार्टिकल में आपको याद रखना है कि इसमें 2 प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों, 2 प्रोटॉन होंगे और प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इसलिए चार्ज यहां हम लोग डिनोट कर रहे हैं He++, जो चार्ज को बता रहा है 2 प्रोटॉन को। अब आसानी से हम लोग इस पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज और मास। तो चार्ज की बात करें, अगर चार्ज बोलेंगे किस पर बच्चों, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज बोलेंगे, तो चार्ज इस पर तो 2 न्यूट्रॉन है, तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। अभी हम लोग देख लिए हमारे पास 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना होगा, 2 इंटू एक प्रोटॉन पर का चार्ज कितना हो जाएगा, प्रोटॉन पर का चार्ज हम लोग बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हम लोग का चार्ज होगा किसका, किस पर, अल्फा पार्टिकल पर। ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए जो भी डाटा लिखवा रहे हैं वो डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मास की बात कर लेते हैं। मास की बात कर रहे हैं, किसके मास की बात कर रहे हैं, फिर से अल्फा पार्टिकल पर मास बोलेंगे। तो मास बनाने में प्रोटॉन का भी रोल होता है, न्यूट्रॉन का भी रोल होता है, और अभी अभी हमने बताया कि दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की का जो वेट है, मास है, वो प्रोटॉन के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो टोटल वजन होगा वो 4 टाइम्स प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। मास तो बोलेंगे 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4 टाइम्स प्रोटॉन का मास। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 इंटू प्रोटॉन पर मास कितना होता है, 1.67। आप इतना ही रख सकते हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको मास होगा किसका, अल्फा पार्टिकल का। क्या बात आया समझ में आपको, ठीक। अब आगे आते हैं। अब 2 पार्टिकल और हम लोगों को देखना है। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हम लोग बना रहे होंगे तो ये डाटा का बहुत काम में आएगा। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला पार्टिकल है ड्यूटिलॉन। अगला पार्टिकल क्या है, ड्यूटिलॉन। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या तो डी से, या हम लोग इसको डिनोट करते हैं H12 से। बेसिकली ये जो ड्यूटेरियम से आया है, और ड्यूटेरियम आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। तो यहाँ ड्यूटेरियम को डी से या यहाँ H12 से हम लोग डिनोट करते हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो ड्यूटिलॉन है वो एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये डाटा आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये बताता है प्रोटॉन की संख्या और ये बताता है मास नंबर, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 2 मास नंबर है तो 1 प्रोटॉन होगा तो 1 न्यूट्रॉन होगा। और यहीं से अब आप ड्यूटिलॉन का क्या निकाल लीजिएगा, चार्ज। इसको हम लोग हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं बच्चों, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि यह जो ड्यूटिलॉन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके D2O बनाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों, हैवी वाटर, D2O। और इसी को लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन। तो खैर आते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी चर्चा कर लेते हैं, चार्ज की। तो चार्ज की बात करें, किसके चार्ज की बात कर रहे हैं, ड्यूटिलॉन की बात कर रहे हैं। तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास की बात की जाए तो मास प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो बोलेंगे 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। मास ऐड करेंगे तो बोल सकते हैं 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या आया बात समझ में बच्चों। एक बात ध्यान देंगे कि हम लोग जब एटम का मास कैलकुलेट करेंगे, ये मॉडर्न फिजिक्स में फिर चर्चा करेंगे, जब एटम का मास कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन की मास की तुलना में कम होता है।
या न्यूट्रॉन की मास की तुलना में कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए हम लोग जब मास एटम का चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं जोड़ते हैं, हम लोग सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करते हैं। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। और अब लास्ट जो पार्टिकल्स है हम उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। लास्ट पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपका है वो पोजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन को याद रखने के लिए आप ऐसा समझिएगा कि ये हमारा क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं? इस तरह से E+, सिंबल तो पता होना ही चाहिए, E+। और प्लस क्या चीज को दिखा रहा है? चार्ज को। तो अगर हम लोग पोजिट्रॉन की बात करें और इस पर चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उतना ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। तो बोलेंगे इस पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब मास की बात करेंगे, पोजिट्रॉन पर मास की बात करेंगे तो इसका जो मास होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसी के बराबर होगा, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मास होगा आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया? अब आप ध्यान दीजिए एक चीज, अब थोड़ा सा 1 मिनट और हम चर्चा कर ही देते हैं कि आपका कभी कभी रेशियो की बात करोगे कि मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ध्यान से इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 1837। सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा डिवाइड करके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो हो जाएगा 1837, अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इसलिए एटम का मास हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, जब एटम का मास कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऐड करते हैं। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आया? तो ये आज का क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास था और पूरा का पूरा क्लास चार्ज पर बेस्ड था। और चार्ज चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। और चार्ज पूरे 4-5 महीने आपको पढ़ना है। जब वो रेस्ट में होगा, जब वो मोशन में होगा, जब वो एक्सेलरेटेड होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन ये चार्ज का जितना भी चीज हमने आपको बताया है, आपको आगे पढ़ने से पहले जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले चार्ज का ये सारी बात आपको निश्चित याद होना चाहिए। कॉपी पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को भी लेक्चर के लिए आप बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर फिर आगे कंटिन्यू रहेगा और आपके सिलेबस अब आगे बढ़ेंगे। और अगर समझ में आ रहा हो, मेरे कहने का मतलब यदि आपको ये समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, जिससे कि हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे और आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहे। धन्यवाद।